नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग 2020 के अप्रैल माह के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 5-5 दिन का लगभग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को एक वीडियो में कवर कर रहा हूं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर छूटे नहीं। हमने पहले अप्रैल माह के करंट अफेयर के 4 वीडियो में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को समझा है। हम लोग इस वीडियो में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लगभग सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। और मैंने सोचा है कि हम लोग अब अपने करंट अफेयर के वीडियो में एक एक भारत सरकार का स्कीम यानी योजना के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि स्कीम एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है और हमें एक नागरिक तथा स्टूडेंट होने के नाते हमारे सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसलिए अब हर करंट अफेयर वीडियो वाले में एक योजना को समझेंगे, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम यानी योजना भी कंप्लीट हो जाए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर न्यूज है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के अवसर पर सार्वजनिक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन अवार्ड की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इस पुरस्कारों का उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य सरकार के सिविल सर्वेंट्स द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य को सम्मानित करना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। मतलब कि जितने दिन के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल है उतने दिन तक के लिए ये उनके सचिव बने रहेंगे। आइए अब मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के बारे में जानते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति भारत सरकार के शीर्ष पदों पर नियुक्ति करती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर और गृह मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति सैन्य संचालन महानिदेशक, 3 सेवाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा संपदा के महानिदेशक, सशस्त्र बलों के महानिदेशक, आरबीआई के गवर्नर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जांच में सख्ती बरता जाए, ऐसा सरकार ने सेबी को आदेश दिया है। आइए हम लोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में जानते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को इंग्लिश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई कहते हैं। एफपीआई किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। भारत में विदेशी निवेशकों को एफपीआई के तहत किसी कंपनी में 10% तक के निवेश की अनुमति दी गई है। एफपीआई का रेगुलेशन वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा होता है और विदेशी पोर्टफोलियो यानी एफपीआई का रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिका इंडियन अमेरिकन सुदर्शन बाबू को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सुदर्शन बाबू को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशियन कमीशन आईओसी में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। आईओसी द्वारा आयोग की 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। आईओसी देश मुख्यतः पश्चिमी हिंद महासागर वेस्टर्न इंडियन ओशियन क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी हिंद महासागर एक रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्वपूर्ण महासागरों से भी जोड़ता है। आइए हम लोग हिंद महासागर आयोग यानी आईओसी के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है। आईओसी की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय एबेन मॉरिशस में स्थित है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन फ्रांस के नियंत्रण में और सेशल्स शामिल है। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, चीन, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रांकोफोनी। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है क्लासिकल स्वाइन बुखार के बारे में। हाल ही में पूर्वी असम के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार
के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है। क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होती है। स्वाइन फ्लू मनुष्य को संक्रमित करता है और क्लासिकल स्वाइन बुखार सूअर को। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान में रखिएगा कि स्वाइन फ्लू मनुष्यों को संक्रमित करता है और क्लासिकल स्वाइन बुखार जो है वो एनिमल के लिए। एनिमल में भी कौन सा, तो केवल सूअर के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 20वीं पशुधन जनगणना 2012 से 19 के अनुसार असम में सबसे अधिक सूअर पाले जाते हैं। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक सूअर का पालन किया जाता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। गोवा कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 मुक्त की घोषणा कर दी है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को दर्शाने के लिए तथा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में 18 से 33% की कमी आई है। तो आइए हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को पता नहीं है, तो और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो हम लोग को इसको समझना चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां उच्च बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वहां डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि घुलित ऑक्सीजन निम्न हो जाती है। अब ये घुलित ऑक्सीजन क्या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि जल में रहने वाले जीव जो सांस लेते हैं उनके लिए घुलित ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो जल अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर दापो जीरो पुल का उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल का निर्माण बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। आइए सुबनसिरी नदी के बारे में जान लेते हैं। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की एक सहायक नदी है। यह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम चीन में है। यह असम में ब्रह्मपुत्रा से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो सुबनसिरी नदी महत्वपूर्ण है और ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी भी है। और यह ब्रह्मपुत्रा में कहाँ के मिलती है, तो असम में मिलती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एडम हिगिनबोटन ने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अपने निजी पेज पर लगभग 45 लाख मिलियन लाइक्स के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में भारत में पत्रकारों की हत्या नहीं होने से देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। इस सूचकांक में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 145वां स्थान प्राप्त किया है। बांग्लादेश को 151वां स्थान मिला है, जबकि चीन को 177 स्थान मिला है और पहले स्थान पे नॉर्वे है। और इसमें 180वां यानी कि लास्ट स्थान उत्तर कोरिया को मिला है। आइए हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जानते हैं कि इसे कौन रिलीज करता है। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पेरिस आधारित गैर लाभकारी संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में लगभग 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक के अनुसार दक्षिण एशिया के अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम प्रदर्शन किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आज लोगों और किताबों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इसी दूरी को कम करने के उद्देश्य से विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है।
जो कि 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी एथेंस को घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी एथेंस को घोषित किया गया है। एथेंस विश्व पुस्तक राजधानी घोषित होने वाला 18वां शहर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नासा के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। नासा द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 के औसत की तुलना में 2020 में एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ सबसे कम रहा है। वायु में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के अवशोषण को एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कहा जाता है। आइए एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के बारे में समझते हैं। एरोसोल वायुमंडल में कण होते हैं जो कि उद्योगों, वाहनों और प्राकृतिक घटनाओं जैसे धूल भरी आंधी, आग आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में एरोसोल की उपस्थिति वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर से भी प्रभावित होती है। ठीक है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ वायुमंडल में मौजूद एरोसोल का मात्रात्मक माप होता है। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है? तो वायुमंडल में मौजूद एरोसोल का मात्रात्मक माप है। यह वायुमंडल से गुजरने पर प्रकाश के विलुप्त होने को मापता है। जैसे जैसे एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बढ़ती जाती है, प्रकाश के विलुप्त होने की दर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस का उद्देश्य बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अभियान के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को आईएम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है। यह अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया है। आइए अब हम लोग पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं। पीवी सिंधु एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह 2017 में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम 1992 यानी 73वां संशोधन अधिनियम को पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन गांव, तहसील और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया जाता था। राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर देश की सबसे बेहतर ग्राम पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिलों में, राजस्थान का नागौर जिला है, वहाँ पे 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में अपनाई गई थी, तो राजस्थान में अपनाई गई थी। और कब अपनाई गई थी? तो 1959 में अपनाई गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ई लर्निंग सामग्री का योगदान देना है और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी अपने सीखने की क्षमता को जारी रखने में मदद करना है। आइए दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। दीक्षा शिक्षकों के लिए शुरू किया गया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह शिक्षकों के लिए खुद को सीखने और प्रशिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षकों को इन क्लास संसाधन, प्रशिक्षित सामग्री, मूल्यांकन एड्स मतलब कि प्रचार और अन्य शिक्षक समुदाय के साथ जुड़े रहने में उनकी मदद करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज खुदाई खिदमतगार आंदोलन से रिलेटेड है, उसके बारे में जानते हैं। किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार को 90 बरस बीत गया है। तो ये किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार क्या था, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतगार के अन्य नेताओं को 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरुआत किया गया था और उन्हें अंग्रेजों द्वारा 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के उटमानजाई शहर में आयोजित एक सभा में भाषण दिया था, मतलब भड़काऊ भाषण दिया था। अब्दुल गफ्फार खान को उनके अहिंसक तरीकों के लिए जाना जाता है। यही वजह रही कि खान की गिरफ्तारी को लेकर पेशावर सहित पड़ोसी शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगा। अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के ही दिन पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में
विरोध प्रदर्शन हुआ और ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बाजार क्षेत्र में प्रवेश किया, परंतु भीड़ ने प्रदर्शन स्थल को छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सेना अपने वाहनों के साथ भीड़ में घुस गई और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां अनेक बेगुनाहों की जान चली गई। आइए खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें बाचा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के एक दोस्त ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का उपाधि दिया था। वर्ष 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बादशाह गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसे रोकने के लिए प्रयास करना है। इस वर्ष का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद द मी। ठीक है, आइए अब मलेरिया के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे फैलता है और ये किस टाइप का रोग है। मलेरिया मच्छर के कारण होने वाला एक रोग है, मतलब मच्छर के काटने के कारण होने वाला एक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। मलेरिया एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है और यह पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज H1 वीजा के बारे में है, जो कि अमेरिका सरकार द्वारा बाहर से आने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो H1B वीजा अमेरिका सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वीजा है, जिसके तहत अन्य देशों के कुशल कामगारों को एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से अमेरिका में रहकर कार्य करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि H1B वीजा किस देश से रिलेटेड है, तो आंसर होगा अमेरिका। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन 1 नाम दिया है। ठीक है, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि इसके बाद सभी ग्रहों के मिशनों को तियानवेन श्रृंखला का नाम दिया जाएगा। ठीक है, हमने अभी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा और उसके बारे में समझने का कोशिश किया है। आइए अब आज का हमारा जो स्कीम है, मतलब कि इस वीडियो में जो हम स्कीम डिस्कस करने वाले हैं, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना भी कहा जाता है इसे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को लघु एवं सीमांत किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। लघु मतलब स्मॉल और सीमांत मतलब मार्जिनल। ठीक है, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों जिसका 2 हेक्टेयर से कम जमीन है के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कैबिनेट द्वारा एक निर्णय के अनुसार यह देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दिया गया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, मतलब कि इस योजना के तहत जितने भी पैसा किसानों को प्रोवाइड किया जाता है वो 100% केंद्र सरकार देती है उस पैसा को। इस योजना के तहत भारत सरकार हर साल 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000 रुपए स्थानांतरित करती है। लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। और इस योजना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस योजना को पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों द्वारा लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जल्दी से रिवाइज करते हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। ये स्टार्टिंग में स्मॉल और मार्जिनल किसान लोग के लिए था, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर देश के लगभग सभी किसानों के लिए कर दिया गया। जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है वो भी इसके पात्र हो सकते हैं। ठीक है, और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंशियल स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार इसको पैसा देती है। और इस योजना के तहत भारत सरकार हर साल 2000 रुपए की 3 किस्त में 6000 रुपए किसान को देता है। ठीक है, और इस योजना को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग
अब हर करंट अफेयर वीडियो में एक एक स्कीम को ऐड करेंगे ताकि हमारा स्कीम भी करंट अफेयर के साथ साथ कंप्लीट हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।